सो एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, शुरू करने से पहले वो कर दो, फिर हम चलते हैं आगे। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। Two reactions R1 एंड R2, दो रिएक्शंस हो रहे हैं, कहता R1 एंड R2 have identical pre-exponential factors। दो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शंस को डिनोट किया। उन दोनों के ए जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसको ए बोलते हैं वो सेम है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1, मतलब जो पहला रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलोजूल पर मोल। आगे कह रहा है इफ K1 एंड K2 आर rate constants for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by K1 is equal to, ऑप्शंस हैं, मुझे चैट में लिख के देना प्राइवेटली, ठीक है, बोलना नहीं है। ये 2017 का है, मेंस का। एनसीईआरटी के बेटा तुम्हारा एक एक क्वेश्चन हो गया, बैक एक्सरसाइज का भी और इंटेक्स भी। एक दो ग्राफ वाले हैं वो मैंने जान के नहीं कराए, ग्राफ के तो आते नहीं है बोर्ड में। ट्राई करो ध्यान से। दो रिएक्शन है, R1 के लिए अलग इक्वेशन लिख लो, R2 के लिए अलग लिख लो, दोनों के ए सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन दिया हुआ है, ln K2 by K1 बताना। रीनियस इक्वेशन लगेगी, लगाओ।
बेटा इस संडे को तुम्हारा टेस्ट लूंगी इस बार मैं, केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट तुम्हारा इस वाले टेस्ट में डाल ही दिया था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया, वो लूँगी। प्लीज़ तैयार कर लेना अच्छे से। इतना टाइम? ये दो इक्वेशंस बनेंगी, ये R1 के लिए, R2 के लिए। R2 माइनस R1 कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ तक पहुंचा कोई? यस मैम, ये तो हो गया। बस फिर माइनस करो ना बेटा, हमको ln K2 बाय K1 चाहिए। तो ये ध्यान रखना, R1 वाली में एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल है, और ये जब सॉल्व करोगे ना तो जूल में बदल लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि R अपा जूल वाला लेते हैं। मैं आगे करके दिखाती हूँ। जशन नहीं बेटा, देखो ये मैं समझाती हूँ एक बार। देखो दो रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन मान लो A से B जा रहा है, एक रिएक्शन C से D जा रहा है, अलग अलग रिएक्शंस है। फोकस कीजिए बोर्ड पे। जो R1 रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी R2 वाले से 10 किलो जूल ज़्यादा है। R2 वाले की एक्टिवेशन एनर्जी मैं EA ले रही हूँ, तो R1 वाले की एक्टिवेशन एनर्जी उससे 10 किलो जूल ज़्यादा है, तो +10 कर दिया। K1 K2 दोनों के रेट कांस्टेंट्स हैं। अब तुम मुझे बताओ रेट कांस्टेंट अलग अलग क्यों है जबकि टेम्परेचर तो सेम है? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि रिएक्शंस अलग हैं बेटा, रिएक्टेंट अलग है, रिएक्टेंट की नेचर पे भी K डिपेंड करता है। तो इसका K1 है, इसका K2 है, दोनों रिएक्शंस 300 केल्विन पे ही किए गए हैं, इसलिए टेम्परेचर मैंने 300 रखा है। अब मैं माइनस करके बताती हूँ तुमको, कैलकुलेशन है ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ नहीं हैगा होर। R2 माइनस R1 जे आप करिए, ln K2 माइनस ln K1। देखो A1 A2 मत लिख लेना क्योंकि सेम बताया था। EA बाय 300 R माइनस ln K, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, EA प्लस 10 अपॉन 300 R। समझ रहे हो? ln A कट गया, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास इधर बच गया K2 बटा K1, और यहाँ से कॉमन निकाल लो। समझ आ रही है ना? 300 ये 10 है, सॉरी 10 किलो जूल है, माइनस EA बटा 300 R। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास 4 आंसर आएगा। बट ये जब सॉल्व करोगे 10 किलो जूल है, उसके जूल बना लेना, क्योंकि R की वैल्यू हम 8.314 वाली यूज करते हैं, जूल वाली। समझ में आ गया? मान्य तो कह रही थी यहाँ तक हो गया, आगे कर लेगी कैलकुलेशन? मैम 0.004 आ रहा है, नहीं, इसी को करके मतलब मैं यही नहीं सेम आ चीज रहा। की है। ये किया था जूल में बदला था, बस वही गलती है ना, नहीं, वही इसमें गलती हो जाती है और कुछ नहीं है। ये हम किलो जूल है और ये हम जूल वाला यूज कर रहे हैं, फिर गड़बड़ होगी।
समझ गए? निखिलेश तेरा ठीक है? आप पे कितना? यस मैम। गुड गुड। चलो देखो पता है क्या कंसेप्ट तो ही लगने हैं बेटा, थोड़ी बहुत ट्रिक जी ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है कि तो मेन थोड़ी सेम वो थियोरी जितनी स्ट्रांग होगी उतना बढ़िया निकलेगा। चलो इसको नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, आंसर भी लिख लो। जशन पता लग गया कहाँ गलती थी बेटा? कहाँ गलती करी थी? डिवाइड नहीं किया था 300 से। ओके। अच्छा कल मैंने तुम लोगों को मान्या वो सुन लेना जो रिकॉर्डिंग तेरा आधा कल था, सुनी तो होगी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अभी तक। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट कराया था कल, वो देख लेना ठीक है। लास्ट टॉपिक बेटा बचा है इसका कोलिजन थ्योरी ऑफ अ रिएक्शन। अब कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? कोई भी रिएक्शन है, हमें मालूम है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो रिएक्टेंट है वो कोलाइड होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे कोलिजन करके, है ना। बट वही कोलिजन्स प्रोडक्ट बना पाएंगे जो इफेक्टिव है। कोलिजन्स तो बहुत सारे होंगे बट उनमें से कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं, कुछ कोलिजन्स नॉन इफेक्टिव होते हैं। जो कोलिजन्स इफेक्टिव हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगे। किसमें कोलिजन्स? रिएक्टेंट में। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी हमने कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी कॉल एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, कि वो वाले रिएक्टेंट जिनके पास मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी होगी उनके जो कोलिजन्स होंगे वो प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, ये कंडीशन तो है ही है, इसको आप बोलते हैं एनर्जी फैक्टर। एक फैक्टर बेटा और भी होता है कोलिजन को इफेक्टिव करने के लिए, ध्यान से सुनना। एक बात तो ये है कि उनमें एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, तभी वो इफेक्टिवली कोलाइड करेगा। एक और फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है ओरिएंटेशन फैक्टर विच वी ऑल्सो कॉल एज स्टीरिक फैक्टर। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो ये एक रिएक्शन है, ब्रोमोमीथेन हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके, अभी कुछ लिखना मत, पहले समझ लो, मिथानोल बना रहा है। ठीक है, ये मिथानोल है, इतना तो जानते हो तुम लोग। ये क्या है? इसको ब्रोमोमीथेन बोलते हैं। ये एक रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन होने के लिए हमें एक तो एनर्जी इनकी होनी चाहिए थ्रेशहोल्ड, बट ये देखा गया कि समटाइम्स ऐसा भी हो रहा है कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी तो थ्रेशहोल्ड है, ये वाला फैक्टर तो चल रहा है, बट उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट नहीं बना पाए। इसका मतलब अकेला एनर्जी फैक्टर रोल प्ले नहीं करता, उसके साथ कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए कोई दूसरा फैक्टर भी है, और वो दूसरा फैक्टर क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब क्या है? देखो जरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन? ये दो तरीके से बेटा हो सकती है। एक होती है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसके साथ प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। एक है प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है? अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ब्रोमोमीथेन। तुमको ये तो पता है कि ब्रोमीन एक हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया होगा इतना तो? ठीक है, अब इस पे रिएक्ट किसने करना है? हाइड्रोक्साइड आयन ने। अब हाइड्रोक्साइड आयन
यदि ब्रोमीन वाली साइड से अटैक करता है ना तो रिएक्शन हो नहीं पाता। क्यों? इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब इसको कार्बन पे जाना है, बट इसने रास्ता गलत ले लिया, ब्रोमीन वाले एंड के थ्रू अटैक कर रहा है, तो वो अटैक कर नहीं पाएगा, रिपल्शन हो जाएगी इनमें। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे बावजूद इसके कि इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक, अब प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे दिखा सकते, कैसे होती है? ये वैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे, बैक साइड अटैक होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन पे यहाँ से अटैक करे, ब्रोमीन वाला बॉन्ड थोड़ा टूटने लग जाता है और हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनने लग जाता है। क्यों? अब यहाँ इसने ब्रोमीन की वाली साइड से अटैक नहीं किया, पीछे से अटैक किया, यहाँ से अटैक किया इसने, तो तुम्हारा जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, मिथानोल बन गया, ब्रोमीन निकल गया। दोनों केसेस में थ्रेशोल्ड एनर्जी तो थी, एनर्जी फैक्टर तो था, बट इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट नहीं बने, नीचे बन गए। तो अकेला एनर्जी फैक्टर नहीं है, एक और फैक्टर भी है जिसको ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में समझो, ये पेन है, ये कैप है, ये एक दूसरे पे तभी चढ़ेंगे जब एक दूसरे को ये ऐसे मतलब कर रहे हैं आप, ये कैप में ऐसे रख दूं, मैं उसमें पेन घुसाने की कोशिश करूं, नहीं हो पाएगा ना, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। समझ में आ गई ये बात? ओरिएंटेशन का मतलब क्लियर हो गया सभी को? एनर्जी फैक्टर के साथ साथ ओरिएंटेशन फैक्टर भी ज़रूरी है। तो यही कोलिजन थ्योरी बताती है। जैसे हमने अर्हीनियस इक्वेशन देखो ये लिख रखी थी, ठीक है, इसमें के क्या होता है? के क्या होता है जशन? इसमें कांस्टेंट, डेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी सारा पता है तुमको। तो रेट कांस्टेंट ही हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। कोलिजन थ्योरी ने एक ये पैरामीटर दिया, ध्यान दो इधर, जेड ए भी क्या लिखा है मैंने, जेड और ए जो है ना कैपिटल ए, वो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही होती है। ए बी मतलब ए बी रिएक्टेंट ले लिए, ए बी में कोलिजन कितने को हो रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैंने तुमको ए बताया था उसको जेड ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में क्या पता चला कि अकेला ये फैक्टर नहीं है, ओरिएंटेशन फैक्टर भी है। ओरिएंटेशन फैक्टर को पी से डिनोट करते हैं। ओरिएंटेशन फैक्टर पी ऐड कर दिया, ये क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज नथिंग ऑलमोस्ट सेम एज ए कैपिटल ए अर्हीनियस फैक्टर। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। बट होता क्या है कि हम सिंपल रिएक्शंस के साथ डील करते हैं, इसीलिए हमने पहले पी कंसीडर नहीं किया था, बट फिर जब स्टडी की गई पता चला कि अकेला ये तो एनर्जी फैक्टर है, बट इसके साथ साथ पी भी लेके चलना पड़ता है। तो पी क्या है? पी ओरिएंटेशन फैक्टर है, जिसको स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ये पता होना बट चाहिए कि ये इक्वेशन क्या है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? नाम से ही पता चल रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ये एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी लिख लेना गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हो गया ये सारी चीज़? तो कोलिजन थ्योरी हमने ये पढ़ा है उसमें कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन्स चाहिए, बट वही रिएक्शंस प्रोडक्ट बनाएंगे, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे जो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। इफेक्टिवली कोलाइड करने के लिए दो कंडीशंस हैं, रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जिनके पास वो होगी वही इफेक्टिव कोलिजन दिखाएंगे। दूसरा, अकेला एनर्जी से काम नहीं चलेगा, जिनकी ओरिएंटेशन रिएक्टेंट की प्रॉपर होगी वही प्रोडक्ट बनाएंगे। दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके ये इक्वेशन आती है। इसी के साथ तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
सारे तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये इसको कर लेना। बाकी मैं 1-2 दिन में इसकी एक असाइनमेंट भी बना के भेजूंगी, वो तुमको सबमिट करानी है और प्रैक्टिस के लिए। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा बेटा, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, मेरे पास उसके टाइप नोट्स हैं, मैं वो तुमको भेजूंगी। एक बार में नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े PDF बने हुए हैं, ठीक है, उसी से पढ़ाऊंगी। देखो मैं शेयर करती हूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी तो मैं साथ में तुमको बता दूंगी, वो लिख लेना। मैम आज वाला टॉपिक भी भेज दोगे नोट्स? हाँ, आज वाला मैं भेज दूंगी काइनेटिक्स का। बाकी सारा तो ये मैथमेटिकली चैप्टर था, ये जो कोलिजन थ्योरी वगैरह ये मैं सारी पिक खींच के भेज दूंगी, और ये भी भेज दूंगी। देखो बेटा, चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हमने 2-3 चीज़ों के साथ जो है ना वो डील करना है। पहले सुनो, फिर पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। एक तो इसमें हमने एड्सॉर्प्शन पढ़नी है। पूरे चैप्टर में 3-4 टॉपिक हैं। एड्सॉर्प्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़नी है, और फैक्टर्स कौन कौन से एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, कोलाइड्स कैसे बनाते हैं, कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, कोलाइड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके बाद हमने कैटालाइसिस के बारे में पढ़ना है, कैटालाइसिस क्या होती है, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या है, एंजाइम कैटालिसिस क्या है, ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये ब्रांच है आपकी सरफेस केमिस्ट्री, इसके अंडर आते हैं। तो लाइन टू लाइन पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर टेंडेंसी क्या रहती है, ये चैप्टर तुम छोड़ देते हो क्योंकि इसमें क्रैमिंग वाला पोर्शन है। तो जैसे जैसे मैं डेली पढ़ाऊंगी उसको अपना याद कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहली लाइन क्या कह रहा है, कहता सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना विच अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। कुछ फिनोमिना होते हैं नेचर में, जैसे करोजन हो गया तुम्हारा, वो एक सरफेस फिनोमिना, सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है। या एड्सॉर्प्शन है, वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। कैटालाइसिस है, कैटालिस्ट कैसे काम करता है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। उसी को इंटरफेस का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे 2 फेजेस में, ऐसे कह लो, एक गैस फेज है एक लिक्विड फेज है, उसके बीच में जो बाउंड्री है उसको इंटरफेस बोल देते हैं। तो जो फिनोमिना सरफेस पे होते हैं या इंटरफेस पे होते हैं, जैसे मान लो हमने आयरन का पीस लिया, ऊपर गैस हो गई, उसका जो आयरन का सरफेस है वो एक तरीके से इंटरफेस काम कर रहा है। जो फिनोमिना सरफेस पे होते हैं या इंटरफेस पे होते हैं, उनकी जो केमिस्ट्री है वो सरफेस केमिस्ट्री ब्रांच के अंडर आती है। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस की नेचर कैसी है, वो क्लीन है, उस पर कितना प्रेशर है, क्या है, उसके बहुत डिपेंडेंसी होती है उस पर। सरफेस रिप्रेजेंट द बाउंड्री, बाउंड्री होगी ना एक, विच सैपरेट 2 बल्क फेजेस। बल्क फेज जिमें जिमें हुण मान लो मैं पेन पैड ते लिख रही हूँ, ये सरफेस है, ये ऊपर गैस है, ये सॉलिड है, तो ये बाउंड्री है दा सरफेस एक तरीके का। 2 बल्क फेज केड़े हो गए, एक गैस हो गया, एक सॉलिड हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस डिनोट्स द सरफेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन हो रही है 2 फेजेस, या कह लो कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 इमिसिबल फेजेस। ऐसा नहीं है 2 लिक्विड ही ले लिए हमने, 2 इमिसिबल फेज होने चाहिए जो आपस में सॉल्युबल नहीं है, मिक्स नहीं होते। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज हाइफन या स्लैश। देखो, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड, बट इमिसिबल होने चाहिए। हाइफन रिप्रेजेंट करता है इंटरफेस को। देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन गैसेस, क्योंकि गैसेस तो सारी ही एक दूसरे में मिसिबल होती हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, एड्सॉर्प्शन, कोरोजन। अब तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस पढ़ी थी हमने, कि जो इलेक्ट्रोड होती है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, तो वो भी सरफेस फिनोमेना है। क्रिस्टलाइजेशन, कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस क्या होता है, विल डिस्कस। ऑल आर इम्पॉर्टेंट सरफेस इफेक्ट्स, ठीक है, सिंपल है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द नेचर ऑफ सरफेस and phenomena at the surface is called surface chemistry.
ये बस याद कर लेना, कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं। हाँ जी, अब सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन से शुरू करना है। पहले मैं तुमको मोटा मोटा समझा देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। एक वर्ड होता है बेटा अब्जॉर्प्शन, सुना होगा ये तो। स्पंज है, स्पंज पानी नू की कर लेंदी है, अब्जॉर्ब कर लेंदी है, अपने अंदर सोक कर लेंदी है। तो स्पंज में क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर चले जाते हैं, बल्क में चले जाते हैं चीज के। एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास चारकोल का सरफेस है, चारकोल के जो सरफेस होता है ना उसके ऊपर गैस चिपक जाती है एक तरीके से, अंदर नहीं जाती, चारकोल के बल्क में नहीं जाती, सिर्फ उसके सरफेस पे स्टिक कर जाती है। तो उसके सरफेस पे स्टिक होने की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं एडजॉर्प्शन। डी है यहाँ, बल्क विच चली जाएगी तो अब्जॉर्प्शन होंदी है, जे सिर्फ चीज सरफेस ते रहंदी है तो उन्होंने कहते हैं एडजॉर्प्शन। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, दोनों फिनोमिना इकट्ठे भी होते हैं। जैसे कपड़े डाई कराते हैं आप, तो जो डाई होती है वो क्लॉथ के अंदर भी जाती है और उसके सरफेस पे भी जाती है। तो जब दोनों फिनोमिना साथ में हो रहे हों, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, तो उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉर्प्शन, जब दोनों इकट्ठे होते हैं। लेट्स सी, एब्जॉर्प्शन कहता क्या है, टेंडेंसी ऑफ अकमुलेशन, इकट्ठे होना of molecules of a substance at the surface of another substance, यहाँ पे another substance कर लेना, resulting into higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk is called adsorption। चारकोल का पीस है, इमेजिन करो, गैस उसके सरफेस पे इकट्ठी हो गई, अकमुलेट हो गई, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। अंदर नहीं गई, सरफेस पे इकट्ठी हो गई। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? प्रिया, हरगुन? नो मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये दो टर्म है, डायग्राम दिख रही होगी तुमको, एक एडजॉर्बेट है, एक एडजॉर्बेंट है। बड़ी सीधी जी गल है। चारकोल क्या है? एडजॉर्बेंट है। जिसके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो रही है वो एब्जॉर्बेंट होता है। गैस जो उसके सरफेस पे चिपक रही है वो एब्जॉर्बेट है। जो चीज सरफेस पे स्टिक हो जाएगी वो एब्जॉर्बेट है, जिसके सरफेस पे स्टिक होगी वो एब्जॉर्बेंट है। The molecular substance which accumulates at the surface, that is adsorbate, and the material on the surface of which adsorption occurs is called adsorbent। ठीक, ये तो सिंपल, एक मैंने चारकोल की एग्जांपल अंडरस्टैंड करनी इजी है तो बता रही हूँ, अदरवाइज दीज आर द जनरल टर्म। जो चीज स्टिक होगी वो एब्जॉर्बेट है, जिसके सरफेस पे स्टिक होगी वो एब्जॉर्बेंट है। जैसे ये देखो, ये भी डायग्राम है, ये चारकोल का पीस है। ऐसे होता है जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है डाई का, मिथिलिन ब्लू, मैं बना के बताती हूँ। हमने डाई का सॉल्यूशन लिया, एक डाई होती है मिथिलिन ब्लू, ठीक है। तो पर्पल सा सॉल्यूशन हो गया। फिर अपन ने क्या किया, इसमें चारकोल का सरफेस, इसमें चारकोल का एक पीस इसके अंदर डाल दिया। तो थोड़े टाइम बाद तुम क्या देखोगे कि जो पर्पल कलर था वो फेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? जो सॉल्यूशन में डाई के मॉलिक्यूल थे, जो सॉल्यूशन में डाई के मॉलिक्यूल थे वो चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए। अब वो सॉल्यूशन में नहीं रहे, चारकोल के सरफेस पे अकोमुलेट हो गए, जिसके कारण बाकी का सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसमें एब्जॉर्बेंट कौन है? निखिलेश, एब्जॉर्बेंट कौन है? ये जो एग्जाम्पल मैंने दी उसमें अक्षित, एब्जॉर्बेंट कौन है? सो रहे हो क्या तुम लोग? प्रिया, एब्जॉर्बेंट कौन है? अरे यार, इतना मुश्किल तो नहीं पढ़ा रही, क्या कर रहे हो?
बोलो हरगुन। डाई एड्सॉर्बेंट है, डाई एड्सॉर्बेट है, चारकोल एड्सॉर्बेंट है। चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रही है तो वो एड्सॉर्बेंट है। डाई समझ आ गई निखिलेश? अब ये देखो और एग्जांपल दिए हैं इसने। अब एड्सॉर्बेंट क्या है? जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होनी है। भाई तुम लोग ना मुझे सुनने पे फोकस करो, अपने से अलग से मत पढ़ते रहना। जब मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे साथ पढ़ना है, जब मैं बोलती हूँ तो सुनना है, जो डायग्राम बना रही हूँ उसको सुनना है, देखना है। वीडियो ऑन कर लो, बार बार नहीं, जल्दी करो। तो कहता है वो वाली चीजें ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट बनती हैं जो पोरस होती हैं और जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है। ये तो बात बड़ी क्लियर है, इजंट इट? अब ये देखो, जैसे ये पेन है, इसका सरफेस एरिया, सरफेस पे ही एब्जॉर्प्शन होनी है। अब मैं इसको तोड़ दूं तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। और जितनी चीज़ पोरस होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ठीक है? जैसे तो समटाइम्स देयर इज क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, गिव एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बेंट्स। So you can say charcoal, silica gel, alumina gel. All these are example of good adsorbents because they are porous in nature and their surface area is high. Excuse me. Clay हो गया, collide हो गए, all these are good adsorbent. तो good adsorbent की क्या पहचान है? Large surface area, highly porous. ठीक? अच्छा, आगे दे रहा बेटा examples of adsorption. मैं तुमको ये साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रही हूँ। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है, साथ में एग्जांपल्स आ जाते हैं, कई बार ये 3 नंबर के एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल बताओ। तो अब देखो कोल माइंस वगैरह काफ़ी उसमें डेंजरस गैसेस निकलती हैं कोल माइंस में। तो वो जो मास्क पहनते हैं ना वर्कर लोग, तो उनके मास्क में चारकोल होता है, वो यही काम करता है। चारकोल बीइंग अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, तो जो गैसेस होती हैं पॉइजनस, वो मतलब वर्कर के अंदर नहीं जाती, वो चारकोल के सरफेस पे जो मास्क में है उस पर स्टिक हो जाती है हेल्थ को ठीक रखने के लिए। अब ये एग्जाम्पल इसमें, हाँ ये भी दे रखा है देखो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी जो गैसेस हैं, कहता है इसको क्लोज्ड वेसल में ले लें और वेसल में चारकोल हो तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है। ये भी पता लगा, वैक्यूम क्रिएट करने के भी काम आता है। क्यों? क्योंकि जड़ियाँ गैसेस ज़्यादा सरफेस पे चिपक जाएंगियाँ, प्रेशर घट जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल वो डाई वाली है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, पढ़ लेना तुम लोग। अब जो शुगर है, जब जो इंडस्ट्रीज में चीनी बनती है, जो वाइट शुगर आप खाते हैं, जब वो रॉ होती है ना, वो येलो कलर की होती है। ठीक है? तो उसको वो क्या करते हैं, एनिमल चारकोल के बेड्स होते हैं, एनिमल चारकोल, मतलब बोन वगैरह से जो चारकोल निकलता है वो ऐसे बिछाया होता है, उसके ऊपर वो रॉ जो शुगर है वो पास कर देते हैं। तो रॉ शुगर के ऊपर जो येलो कलर होता है, बेसिकली डाई टाइप लगा लो, वो अब्जॉर्ब कर लेता है एनिमल चारकोल, और वाइट शुगर रिफाइंड निकल के आती है। Aqueous solution of raw sugar when passed over beds of charcoal become colorless, क्योंकि कलरिंग जो सब्सटेंस होता है वो absorb हो जाता है चारकोल। एनिमल चारकोल एनिमल की बोन से बनता है। हाँ, हम सिलिका जेल भी क्या एप्लीकेशन है। अब देखो एयर में मॉइस्चर होता है, जो एयर में मान लो मॉइस्चर है, तो वो सिलिका जेल क्या करता है, अब तुमने देखा होगा ना शूज वगैरह आते हैं उसमें पाउचेस होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो सिलिका जेल के पाउचेस होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, एयर में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि तुम्हारी जो चीज़ है वो ख़राब ना हो जाए, मॉइस्चर के कारण उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना पैदा हो जाए। एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल गेट अब्जॉर्ब लिखना है, गलती से अब्जॉर्ब मत लिख देना, अब्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ सिलिका जेल। यहाँ तक क्लियर हो गए? कितना, एक पेज पढ़ा है हमने, 2 पेज पढ़ाओ बेटा? देखो सीधी जी गल है, क्रैमिंग वाला चैप्टर है, कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, बट ये है कि एक बार तुम मेरे तो सुन लोगे देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ मैंने ऐड करी है कुछ, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्बेंट। पी अब्जॉर्बेंट क्या होता है बेटा? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही, क्या होता है? द मटेरियल ऑन विच, ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अब उसके सरफेस एरिया मैटर करता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया टर्म होती है, तो इट इज़ द सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर पर ग्राम ऑफ द सॉलिड एब्जॉर्बेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर और पोरस मास। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट मतलब पर ग्राम ऑफ चारकोल जिमें ला लो, पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना होता सरफेस एरिया, जिन्ना स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उन्ना वधिया एब्जॉर्बेंट होगा। ठीक, तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस बनाए हैं एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में, कई बार पूछ लेते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या है? सरफेस पे होता है। अब्जॉर्प्शन क्या है? थ्रू आउट द बल्क होता है, अंदर तक जाती है, स्पंज में पानी चल गया जैसे। सिलिका जेल मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें तुम ये डायग्राम बना सकते हो, ऐसे बनाई होएगी अगे नोट्स ना, मैंने लगता है किसी। हाँ आ देखो दिखानी है उन्हें। अच्छा एक एग्जाम्पल होंगी है बेटा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ अपने जूनियर क्लासेस ਵਿੱਚ। ਇਹ मॉइस्चर ਨੂੰ अब्जॉर्ब करता है, बट ये मॉइस्चर जिमें ICSE के बच्चों में होता है, जब गैसेस की प्रेपरेशन थी तुमको तो उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये अब्जॉर्ब करता है, सिलिका जेल अब्जॉर्ब करता है। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन चेंजेस विद टाइम, जो अब्जॉर्प्शन है ना उसका रेट कम हो जाता है टाइम के साथ, मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगी। पहले बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है, फिर जब सरफेस उसका काफ़ी भर जाता है तो उसका रेट कम हो जाता है, इनिशियली फास्ट होता है फिर कम है, बट अब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, सारा एकदम से अंदर चला जाएगा। मतलब आ गए तो बना के लिख देना। अगला पेज, और ये डिटेल में बताया हुआ है। अब्जॉर्प्शन में क्या है? सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, अंदर घुसता नहीं है, पेनिट्रेट नहीं करता डीप इनसाइड द बल्क, while in absorption the surface substance is uniformly distributed throughout, अंदर तक चला जाता है। वही एग्जाम्पल है, अब ये सिलिका जेल है, पानी उसके सरफेस पे आ गया, अब्जॉर्ब हो गया, ये क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अंदर चला गया, अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, हरगुन मुझे ये बताओ, ये जो डायग्राम है इसमें जो वाटर है वो क्या है? एब्जॉर्बेंट है कि एब्जॉर्बेट है? हरगुन एब्जॉर्बेंट है कि एब्जॉर्बेट है? एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट है। क्यों? एब्जॉर्बेट कौन होता है? जो अकमुलेट होता है सरफेस पे, वाटर अकमुलेट हो रहा है तो वो एब्जॉर्बेट है। सिलिका जेल क्या है? एब्जॉर्बेंट है। एक एग्जांपल देखो और, व्हेन अ चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक, चॉक जो वाइट चॉक होता है उसको तुम लेके इंक में डिप करो, सरफेस अटेन ब्लू कलर ऑफ द इंक, तुम बाहर निकालोगे तुम देखोगे कि जो चॉक का वाइट सरफेस था वो ब्लू कलर का हो गया क्योंकि उसने इंक को अब्जॉर्ब कर लिया। ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस मतलब इंक। ठीक,
वाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक, मान लो पानी था सॉल्वेंट, वो क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा। अब तुम चौक तोड़ के देखोगे अंदर से गिला गिला लगेगा, तो पानी चौक में अब्जॉर्ब हो गया, जो डाई थी वो चौक के सरफेस पे आ गई, अब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, जब तोड़ के देखोगे तो अंदर से वाइट निकलेगा चौक, तो डाई सिर्फ सरफेस पे आई है। When both adsorption and absorption take place simultaneously, जब दोनों इकट्ठे अकर करते हैं तो उस टर्म को सॉप्शन बोलते हैं। जैसे डाइज गेट adsorbed as well as absorbed in cotton fiber, कपड़े को जब डाई करते हैं तो डाई अंदर भी जाती है, उसमें सरफेस पे भी जाती है, तो सॉप्शन है। और देखो दिखाया, एडजॉर्प्शन दिखाती है, एब्जॉर्प्शन दिखाती है, ये सॉप्शन दिखाती है। ये टर्म आ जाते हैं, एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज ऑप्शन, गिव एन एग्जांपल। और ये एक पर्टिकुलर टर्म है एक्लजन, जो भी प्रोनाउंस करना है कल्जन बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, मेटल के सरफेस पे, पर्टिकुलरली मेटल के सरफेस पे जब गैस जाके कम्युलेट होती है तो उसको ये कल्जन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल है तो एब्जॉर्प्शन ही, बट उसके लिए देयर इज स्पेसिफिक टर्म। अब एक टर्म है डीजॉर्प्शन, इट इज ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो समझ के करो, ये चारकोल का सरफेस था, इस पे गैस एब्जॉर्ब हुई थी। अब हम कुछ ऐसा करें कि ये जो इस पे स्टिक हुई हुई गैस है वो बाहर निकल जाए, कर देते हैं ऐसी चीज़ें भी, टेम्परेचर बढ़ा दो या प्रेशर में चेंजेस करके तुम ये जो मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे थे उनको रिमूव कर सकते हो। इस प्रोसेस को डीजॉर्प्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। इट कैन बी ब्रॉट बाय हीटिंग, हीट कर देते हैं या प्रेशर कम कर दें तो डीजॉर्प्शन हो जाती है। तो अब तक के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, व्हाट इज एड्सॉर्बेट, differences between adsorption and absorption, what is sorption, what is expulsion, what is desorption and how it can be done। ठीक है, तो फिर ये मैकेनिज्म मैं कल कराऊंगी तुमको, जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर, साथ साथ बेटा याद कर लेना। आज के लिए फिर इतना है, ओके देन, बाय, टेक केयर।